नमस्ते दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो पे एक भाई ने ना बहुत अच्छा कमेंट किया है। मतलब आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज मैं इसका आपको आंसर भी देता हूँ, ठीक है। बहुत दफ़ा दिया भी हूँ पर आज भी दे देता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि एलसीड इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक को कैसे फाइंड करें, ठीक है। और उस वीडियो में मैं क्या बताया था जनरली कि हम इस वीडियो में ये सीख रहे हैं कि जिसका बुक वैल्यू ज़्यादा है, प्राइस कम है, स्टॉक का प्राइस कम है, ऐसे स्टॉक को फाइंड कैसे करें। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था जिस पे हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि ब्रो आपका एनालिसिस अच्छा है बट बुक वैल्यू के अलावा प्रमोटर्स होल्डिंग, रिटेल्स होल्डिंग और एफआईज की होल्डिंग भी मैटर करता है। उनके बोलने का मतलब ये था, मतलब जनरली उनके बोलने का मतलब ये था कि किसी भी स्टॉक को बुक वैल्यू देख के नहीं लेना चाहिए, उनकी होल्डिंग्स भी देखना चाहिए, यानी कि होल्डिंग्स भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। उनके बोलने का मतलब ये था। तो आज मैं इसमें आंसर दे देता हूँ। जो भाई ने कमेंट किया था उनका भी मतलब क्लियर हो जाएगा और जो बहुत लोगों के मन में ऐसे सवाल रहते हैं वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा फ़ैन का आपको आवाज़ आता रहेगा। बहुत टाइम से मैं फ़ैन बंद करके वीडियो बना रहा था क्योंकि थोड़ा ठंडी का टाइम हो गया था, पर अभी थोड़ा गरम गरम लग रहा है, इसके वजह से फ़ैन ऑन है। तो आप नॉर्मल वॉइस पे सुनोगे ना, ईयरफोन लगा के नहीं लगा के, जैसा आपको कंफर्टेबल हो, तो नॉर्मल आपको सुनाई देगा, ठीक है। ये वायरलेस माइक है, उतना मतलब काम नहीं करता है, तो भी एडजस्ट कर लेना। तो देखो, इन्होंने बोला कि होल्डिंग्स मैटर करता है। अब देखो, होल्डिंग्स भी मैटर करता है पर होल्डिंग का मैटर मतलब होल्डिंग का जो जुड़ाव है ना वो बिजनेस से, मतलब हर स्टॉक का, हर कंपनी का बिजनेस नेचर अलग है, ठीक है। उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल से भी आपको बताऊंगा, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे देख लो, मान लो कि सीडीएसएल है। अब सीडीएसएल का टक्करबाजी वाला कोई नहीं है, मतलब उसके अपोजिट में कोई प्लेयर नहीं है। मतलब उसके अपोजिट में जो एनएसडीएल अगर है उसका भी मार्केट शेयर उतना नहीं है। अगर क्योंकि देखो सीडीएसएल का काम क्या है, हमारा शेयर संभालना, ठीक है। हमारे शेयर्स वगैरह सीडीएसएल संभालता है। अब उसके थोड़ा मोड़ा टक्कर वाला है एनएसडीएल, पर वो भी लिस्टेड नहीं है। तो अकेला राजा कौन है, हमारा सीडीएसएल है मार्केट में। उसके बिजनेस के नेचर में देखे तो मतलब जो उसका बिजनेस है, लोगों के स्टॉक को संभालना, लोगों के शेयर्स को संभालना, उस बिजनेस में वो अकेला राजा है। तो अगर इसकी होल्डिंग 35% भी रहती है पब्लिक की होल्डिंग, तो भी चलेगा, तो भी ओके है, ठीक है। देखो जनरली मेरा क्या मानना है कि जिस कंपनी में पब्लिक की होल्डिंग 30% से कम है वो कंपनी थोड़ी मुझे अच्छी दिखाई देती है, ठीक है। जनरली मेरा ये मानना है। पर सीडीएसएल का कोई टक्करबाजी वाला है नहीं, कोई अपोजिट में नहीं है। तो उसका अगर होल्डिंग्स, उसकी अगर पब्लिक की होल्डिंग 35% भी रहती है तो क्या इशू है, क्योंकि उसका कोई मार्केट में टक्कर नहीं है। अब सेकंड, अरे यार ये बहुत आवाज़ करते बाहर वाले, ठीक है। इसको जाने दो, मैं फिर नेक्स्ट बताता हूँ। अब सेकंड देखो, एक स्टॉक है जिसका नाम है इंडिगो, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च भी कर देता हूँ। यहाँ पे देखो इंडिगो में एक सर्च करता हूँ, ठीक है। प्रमोटर्स की होल्डिंग ना बिजनेस नेचर से रहता है, एक बात ध्यान देना। इसके लिए तो हमारी वीडियो लंबी होती है ना, बाकी हमारी वीडियो 10 मिनट के ऊपर क्यों लंबी होती है, 10-10 मिनट क्यों जाती है हमारी वीडियो। जनरली आप कोई भी यूट्यूब वाले का वीडियो उठा के देख लो, आपको 5, 6, 7 मिनट का ही वीडियो मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट। पर जनरली हमारा वीडियो ना 12 मिनट, 15 मिनट, 16 मिनट तक पहुंच जाता है, 20-20 मिनट तक पहुंच जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न यही कि पहले हम बिजनेस के ऊपर बात करते हैं, उसमें ग्रोथ कितना है, इसके कॉम्पिटिटर कौन है, इस सेक्टर का मज़ा कौन लेगा, अगर ये सेक्टर आगे ग्रो होगा तो कौन सी कंपनी मज़ा लेगी, यही सब बताने में टाइम चला जाता है और यही मैटर करता है, ठीक है। और जनरली ये सारे लोग बात नहीं करते। जनरली वो सारे लोग ना बैलेंस शीट पे ही बात करते हैं, और बैलेंस शीट कोई भी अगर मैं किसी बच्चे को भी सिखा दूँ तो वो भी आपको एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा नहीं मैटर करता है। तो जो बिजनेस से ही होल्डिंग्स का मैटर करता है, ठीक है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो इंडिगो, ये इंडिगो का कोई टक्कर वाला ही नहीं है, मतलब इसका कोई कंपेयर वाली कंपनी नहीं है। अगर एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसमें अगर रिटेल की होल्डिंग 4 है, सपोज इसमें रिटेल की होल्डिंग 30 भी होती है तो क्या बुरा है। अगर इसमें रिटेल की होल्डिंग मतलब पब्लिक की होल्डिंग 35 भी होती है तो क्या बुरा है। और अगर इसमें एफआईज की होल्डिंग 0 भी रहती है तो क्या बुरा है, जब इसका कॉम्पिटिटर ही नहीं है कोई। मतलब कोई, समझ रहे हो, अकेला राजा बैठा है इंडिगो, इंडिगो के सामने कोई नहीं है। एयर इंडिया है, उसका भी मार्केट शेयर 13 की 14% है, वो भी लिस्टेड नहीं है मार्केट में। तो ऐसे हमको होल्डिंग को देखना चाहिए। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ, हर स्टॉक का, हर कंपनी का बिजनेस नेचर अलग है, ठीक है। उस हिसाब से हमको होल्डिंग जज करना चाहिए।
सपोज अब एक और एग्जांपल समझो, एक हमारा हो गया एशियन पेंट और एक हमारा हो गया इंडिगो पेंट हो गया, ठीक है। अब मान लो इंडिगो पेंट में एफआईज की होल्डिंग नहीं है, एशियन पेंट में एफआईज की होल्डिंग है, ठीक है। इंडिगो पेंट में डीआईज की होल्डिंग नहीं है, एशियन पेंट में डीआईज की अच्छी खासी होल्डिंग है, ठीक है। इंडिगो पेंट में पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है, सपोज एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, चलो 50% होल्डिंग है इंडिगो पेंट में, पब्लिक की होल्डिंग, ठीक है। पर एशियन पेंट में पब्लिक की होल्डिंग कम है, तो इसमें हम चूज कर सकते हैं एशियन पेंट को। होल्डिंग के कंपेयर में अगर हम करें, बिजनेस के कंपेयर में नहीं जा रहा, बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं, मतलब नेट प्रॉफिट की भी बात आती है। अगर मैं बस शेयर होल्डिंग पैटर्न से चूज करना चाहूँ तो फिर इसमें मैं एशियन पेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी पेंट बना रहा है, वो भी पेंट बना रहा है, इसका कॉम्पिटिटर है, तो मैं एशियन पेंट को चूज कर सकता हूँ। पर सीडीएसएल का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो हम कौन सी कंपनी को चुने? अगर कोई हम देखें कम रिटेल होल्डिंग वाली कंपनी देखे, तो फिर सीडीएसएल का कोई अपोजिट है नहीं, तो सीडीएसएल ही लेना पड़ेगा, समझ गए ना। अब देखो, जो बुक वैल्यू वाली कंपनी है, उन्होंने जो कंपनियां इतनी होल्ड करके रखी है 10-10, 5-5, 15%, अभी उसके अपोजिट में कोई कंपनियां ही नहीं है। जैसे कि नालवा सन्स की बता दूँ, जो नालवा सन्स है, अब जेएसडब्ल्यू होल्डिंग को अराउंड 10-10.5% होल्ड करता है। अब उसके अलावा ये कंपनी इतना कोई होल्ड ही नहीं करता जेएसडब्ल्यू होल्डिंग को, ठीक है। और अगर करता है तो वो खुद प्रमोटर्स होंगे जेएसडब्ल्यू होल्डिंग के, तो नालवा सन्स का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, समझ रहे हो ना। और ये भी मैटर करता है कि जो नालवा सन्स जो स्टॉक होल्ड कर रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में। सपोज उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और वो सीरियसली बहुत अच्छे स्टॉक होल्ड करके रखा है नालवा सन्स, जिससे वाकई में बेनिफिट होगा अपने को भी और उस कंपनी को भी, तो फिर नालवा सन्स में अगर 35% भी होल्डिंग रहता है तो कुछ बुरा नहीं है, समझ रहे हो ना। 40% होल्डिंग रहता है तो कुछ बुरा नहीं है। अब यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, ना यहाँ पे 1 मिनट, ये ओपन हो जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। आज पूरा क्लियर हो जाएगा आपका होल्डिंग वाला मैटर, टेंशन मत लो। यहाँ पे मैं बीएससी सर्च करता हूँ, ठीक है, बीएससी सर्च किया, यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग 52% है, जिसमें से थोड़े मोड़े एचएनआई कैटेगरी के लोग होल्ड करते हैं, ठीक है। मैं चलो इसमें पब्लिक की होल्डिंग अराउंड 40% भी पकड़ता हूँ। 40% मैंने क्यों पकड़ा? क्योंकि देखो, इसमें हमको ज़्यादातर वही होल्डिंग्स देखने के लिए मिलेगी जो कंपनी को ना 1% से ज़्यादा होल्ड करता है, ठीक है। मेरा जितना नॉलेज है आई थिंक ऐसा ही रहता है। इसमें देखो, मान लो कि इस पब्लिक होल्डिंग में हमको देखो, जिसने 1% से ज़्यादा होल्ड किया है नाम लिख के दिखा रहा है, ठीक है। ये पब्लिक में भी नहीं आएंगे, एक बात याद रखना, 52.40 में से ये जो सिद्धार्थ बालचंद्रन है ना, इनकी होल्डिंग कितनी है? 3.69। ये एक एचएनआई कैटेगरी के बंदे हो गए, ये पब्लिक में नहीं आएंगे। तो 52.40 में से 3.69% घटा दो, तो फिर वो पब्लिक की होल्डिंग हो जाएगी। फिर उसमें से मुकुल महावीर अग्रवाल, इनकी होल्डिंग 1.48% है, ये भी घटा दो। फिर ऐसे एस गोपाल कृष्णन 1.18%, इनकी भी होल्डिंग घटा दो, ठीक है। तो फिर जितना वैल्यू निकल के आएगा वो उनकी पब्लिक की होल्डिंग हो जाएगी। और देखो, इस पब्लिक की होल्डिंग में भी कितने ऐसे लोग हैं जो कंपनी को 0.98% होल्ड करते हैं। जनरली देखा जाए तो वो तो 1% के कैटेगरी में आ गए, और इसमें जनरली क्या होता है, जो 1% से ज़्यादा कंपनी को होल्ड करता है उनकी डिटेल दिखाई देती है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो जिसने 0.99% होल्ड करके रखा है, उनकी तो डिटेल नहीं दिख रही है, तो क्या पता उनके नंबर्स भी ज़्यादा होंगे। तो ऐसा हम एक्योर मतलब नहीं बता सकते कि पब्लिक की होल्डिंग कितनी है। जनरली मान लो बीएससी में बहुत बड़े बड़े लोगों की होल्डिंग रहेगी, मतलब किसी की 0.50% रहेगी, वो भी क्वांटिटी बहुत बड़ी है। किसी की 0.70% रहेगी, मतलब 1% से थोड़ा कम रहेगा। किसी ने 0.9% होल्ड करके रखा रहेगा बीएससी को, जो कि हमको लिस्ट में नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो जनरली मान लो कि इस कंपनी में मानता हूँ मैं पब्लिक की होल्डिंग 40% है, पर बीएससी का टक्कर वाला ही नहीं है कोई। एनएससी है, एनएससी अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है। सपोज एनएससी लिस्ट भी हो जाता है, तो भारत में 2 ही स्टॉक एक्सचेंज है ना, 2 ही है ना, 5-10 तो नहीं है ना, मतलब इक्वल बिजनेस जा रहा है, इस पर भी बाय सेल होता है। और ये दोनों इतने तगड़े ना, जनरली मैं आपको बताऊं कि ये किसी तीसरे को नहीं आने देंगे, ठीक है। और किसी भी सेक्टर में सरकार चाहता है कि कोई भी मतलब एक अकेला राजा नहीं हो, इसके वजह से बीएससी एनएससी जिंदा है और बीएससी जिंदा है, ठीक है। और ये दोनों हमेशा जिंदा रहेंगे, मतलब एक किसी को नहीं दबा सकता, एक में किसी में मोनोपोली नहीं हो सकता।
और ये इम्पॉसिबल है कि एनएससी ही रहे और बीएससी कभी रहे ना, मतलब बीएससी आगे चल के बंद हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि एक एक्सचेंज पे अगर प्रॉब्लम होता है तो दूसरा एक्सचेंज रहेगा हमारे पास। एक एक्सचेंज अपनी मनमानी नहीं चला सकता, नहीं तो एक ही एक्सचेंज रहेगा तो बोलेगा मैं इतना फीस लूँगा। तो बीएससी एनएससी हमेशा रहेंगे, वो दोनों समझ जाओ ऐसे खड़े, वो तीसरे को आने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो इसमें बीएससी में पब्लिक की होल्डिंग कितनी है, अराउंड 40% के आसपास है, ठीक है। 45 पकड़ता हूँ मैं, ठीक है, नहीं तो 50 पकड़ना है, 50 पकड़ो, 30 के ऊपर ही है। तो इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो इस ओके बीएससी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तो होल्डिंग को ऐसा जज किया जाता है, समझ गए ना। अगर यहाँ पे मान लो कि एचडीएफसी बैंक में पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है, आईसीआई बैंक में पब्लिक की होल्डिंग कम है, तो हम होल्डिंग के मामले में हम आईसीआई बैंक को चूज़ कर सकते हैं। बाकी अलग फैक्टर भी बहुत मैटर करते हैं, नेट प्रॉफिट भी, ठीक है। तो होल्डिंग के मामले में अगर हम होल्डिंग से सेटिस्फाइड होते, बहुत लोग होल्डिंग से सेटिस्फाइड रहते कि इसमें एफआईज डीआईज की होल्डिंग ज़्यादा होना चाहिए, तो हम फिर आईसीआई बैंक को चूज़ कर सकते कि इसमें पब्लिक की होल्डिंग कम है। अपने पास ऑप्शन है, ये भी बैंकिंग सेक्टर है, ये भी बैंकिंग सेक्टर है, ऑलमोस्ट दोनों सर्विस सेम सर्विस प्रोवाइड करते, ठीक है। तो फिर हम कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा हो कि पूरे भारत में एक ही प्राइवेट बैंक हो, केवल एचडीएफसी बैंक, एक ही प्राइवेट बैंक हो, बाकी कोई नहीं हो, तो फिर उसमें फिर एचडीएफसी बैंक में अगर पब्लिक की होल्डिंग 40% 50% भी रहती है तो हमको उसको चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मजबूरी में करो या खुशी खुशी करो, आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो होल्डिंग्स किससे मैटर करता है, बिजनेस नेचर से, कॉम्पिटिशन से, ठीक है, ये ध्यान देना। सीडीएसएल का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, तो सीडीएसएल में 45% भी पब्लिक की होल्डिंग रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे हो ना बात को। और इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर भी मैटर करता है, पर इन्होंने केवल होल्डिंग की बात की तो मैंने उसके ऊपर बात किया, ठीक है। अब देखो इसमें एक और मैं ऐड कर देता हूँ छोटी बात। इन्होंने बोला कि एफआईज की होल्डिंग मैटर करता है, ठीक है। देखो पेटीएम में एफआईज की होल्डिंग कितनी थी, जाके देखो। हाँ, ये थोड़ा टॉपिक से हट के, इसमें ऐड मत कर लेना टॉपिक में। अब देखो एफआईज की होल्डिंग पेटीएम में भी ज़्यादा था, पेटीएम चल ही नहीं रहा है, एफआईज की होल्डिंग होने के बाद भी, मतलब 2000 से गिर के ठीक है 455 क्यों आ गया, उसमें भी एफआईज की होल्डिंग थी। एचडीएफसी बैंक में सबसे ज़्यादा एफआईज की होल्डिंग है, वो क्यों नहीं चल रहा है। तो एफआईज को इतना ना भाव नहीं दो आप, आज के डेट में नहीं दो। पहले लोग देते थे, ठीक है, पहले कुछ और बात थी, अब कुछ और बात है। जैसे नॉर्मल हमारे डीआईज लॉस खाते हैं, जैसे डीआईज ने यस बैंक में भी लॉस खाया रहेगा, डीआईज ने अच्छे खासे सरकारी बैंक में भी लॉस खाया रहेगा। मतलब जो सरकारी बैंक जैसे आरबीएल बैंक था, अचानक से बहुत गिरने लगा, उसके जो सीईओ की कौन तो थे, उन्होंने कुछ घोटाला कर दिया तो गिरने लगा, तो डीआईज का भी पैसा डूबा ना, ठीक है। जैसा हम एफआईज को जिस नज़रिए से देख रहे हैं, वैसे डीआईज को बाहर वाले उस नज़रिए से देखते रहेंगे, ठीक है। और हम डीआईज को किस नज़रिए से देखते हैं, इनको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं है, तो इंडियन वाले, ठीक है, पर एफआईज को हम ज़्यादा भाव देते हैं। वैसे एफआईज वाले जो फॉरेन इन्वेस्टर रहेंगे वो क्या बोलते रहेंगे, फॉरेन वाले लोगों को इतना दिमाग नहीं, वो जो डीआईज लोग हैं, मतलब जो भारत के फॉरेनर, उनके लिए तो भारत वाला फॉरेनर हो गया, उनको ज़्यादा दिमाग है, ठीक है। तो एफआईज को इतना भी भाव नहीं दो। एफआईज की कितनी अच्छी अच्छी कंपनियों में होल्डिंग है, पर वो कंपनियां 2-2 3-3 साल तक नहीं चली है, ठीक है। तो एफआईज कौन है, नॉर्मल, वो भी एक बैंकिंग, मतलब वो भी एक बैंक में, कोई बैंक, एफआईज किसको बोलते हैं, बैंक मैनेजर हो गया, बड़े बड़े पोस्ट में, यही सब एफआईज रहते। बस वो इंडिया में भी सेम वैसे ही है। इंडिया में जो डीआईज है देखा जाए तो एक टाइप के वो भी एफआईज है। एफआईज बोले तो क्या, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जो बैंक मैनेजर है, बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है, वही एफआईज हो गए ना। वो फॉरेन में बैठे हैं, उनको ठीक है, हम समझते थोड़ा ज़्यादा दिमाग है, इंडिया वाले को कम है। पर जैसा हमारा नज़रिया उनको लेके है, बाहर वाले को भी नज़रिया लेके इंडिया वाले को, ठीक है। और जो एफआईज है वो भी एक फंड मैनेजर है, उसको भी एक नॉर्मल फंड मैनेजर जैसा ही नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, दिमाग है, ठीक है। हाँ, जनरली ये माना जाता है जिसमें एफआईज की होल्डिंग बढ़ रही है वो बहुत स्टॉक भाग जाए, ऐसा नहीं है भाई। आप सायन डीएलएम उठा के देख लो, एफआईज की होल्डिंग रहेगी उसमें भी शायद, ठीक है, वो क्यों नहीं चल रहा है। तो बहुत चीज़ें मैटर करता है, ठीक है, केवल एक चीज़ें मैटर नहीं करता। यहाँ पे सायन डीएलएम में सर्च करूँ, यहाँ पे एफआईज की होल्डिंग तो इसमें 7.6% है, ठीक है। पहले तो 6.23 थी, तो ये क्यों नहीं चला। तो
समझ रहे हो ना। हाँ, एफआईज की होल्डिंग बढ़ रही है, ये समझ सकते हैं कि स्टॉक में फ्लो बढ़ रहा है, पैसे का फ्लो बढ़ रहा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर है जो थोड़े स्मार्ट माने जाते हैं, ठीक है। पर मेरे ख्याल से अब जो डीआईज है वो ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है, मैं मानता हूँ ऐसा। फॉरेन अब थोड़े कम स्मार्ट हो रहे, ठीक है, क्योंकि इंडिया में पैसे का फ्लो ज़्यादा आ गया, ठीक है, मार्केट में पैसे का फ्लो ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से डीआईज का भी दिमाग ज़्यादा चल रहा है। तो एफआईज को उतना तवज्जुह नहीं दो, ठीक है, मतलब उतना भाव नहीं दो, ठीक है, देना चाहिए, बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं। एक और स्टॉक का देखो एग्जांपल देना भूल गया, वापस से शूट कर रहा हूँ, ठीक है, वो लगा के ये सारी चीज़ें, ये जो रहता है ना माइक। अब देखो जैसे एंजल वन है, एंजल वन का बिजनेस क्या है, स्टॉक ब्रोकिंग से पैसा कमाना, ठीक है। तो इनका बिजनेस कभी रुकने वाला नहीं है एंजल वन का, क्योंकि जब तक स्टॉक मार्केट है इनका बिजनेस है, ये ब्रोकरेज से पैसा कमाते, ठीक है। तो क्या इनका बिजनेस रुकेगा? नहीं, इनका बिजनेस नेचर अलग हो गया। तो इसमें पब्लिक की होल्डिंग 35 होती है और एफआईज की होल्डिंग 0 भी होती है, तो घंटा नहीं फर्क पड़ता भाई, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल ब्रोकिंग से भी पैसा कमाते हैं, असेस्ट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि इनके म्यूचुअल फंड्स भी है, तो वहां से ये पैसा कमाते, ठीक है। ब्रोकिंग से भी पैसा आ रहा है और म्यूचुअल फंड लोगों के पैसे भी संभाल रहे, ठीक है, वहां से भी इनको पैसा आ रहा है। तो इसमें पब्लिक की होल्डिंग अगर 40% होती है और एफआईज की होल्डिंग 1% भी होती है या 0 होती है, तो घंटा नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि जब तक स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट चलेगा, तब तक लोगों के एसआईपी आते रहेंगे म्यूचुअल फंड में, तो और तब तक मोतीलाल ओसवाल इनके जो म्यूचुअल फंड के एसआईपी है वो संभालते रहेंगे, और तब तक मोतीलाल ओसवाल और एंजल वन का बिजनेस चलता रहेगा। तो उसमें एफआईज की होल्डिंग 0 रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, उनका बिजनेस तो चल रहा है ना। बिजनेस नेचर देखो डिफरेंस है, तो पब्लिक की होल्डिंग उतनी मायने नहीं रखती है, एफआईज की होल्डिंग उतनी मायने नहीं रखती, ठीक है। हाँ, प्रमोटर्स की होल्डिंग मायने रखती है, इस बात को ध्यान देना। तो ऐसा कुछ भी होता है। ये 2 और था, भूल गया था, मैं सोचा फटाफट ये भी ऐड कर देता हूँ उसमें, ठीक है, ठीक है ना, समझ गए ना। वीडियो लंबी हो रही है, और भी मैं आगे कुछ बोल देता पर बहुत ही लंबी हो जाएगी, टॉपिक से थोड़ा हट जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ भी मतलब सवाल जवाब रहेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगा, नेक्स्ट कोई वीडियो बना दूंगा उसमें कवर कर लूँगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए रहोगे कि बिजनेस नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस नेचर से होल्डिंग मैटर करता है, ठीक है। उसका कोई कॉम्पिटिटर है तो आप थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न से आप कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल हो सकते हैं स्टॉक के साथ, बट उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो फिर आप उसका 30-31% भी रहे, मतलब 32% भी होल्डिंग रहे तो भी चलेगा, ठीक है। पब्लिक की किसी में तो 31% होल्डिंग रहती है पब्लिक की, मैं जनरली 30% मानता हूँ, पर वो स्टॉक अच्छा है तो ठीक है चलेगा, 31 है तो क्या दिक्कत है, 1% ज़्यादा है तो उतना नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है। वैसे आज संडे था, वीडियो बनाने का मन नहीं था, मैं बोला ठीक है एक टॉपिक कवर ही कर देते, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी अभी मैंने आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।